Good morning to all of you. Morning, sir. Today we are going to start a new chapter about Nazism and Hitler. तो आपने शब्द सुना है हिटलर? आमतौर पे ये शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है इन पॉलिटिकल स्फेयर्स। जैसे कोई सपोज पर्टिकुलरली कोई डेमोक्रेटिक देश है अगर कोई, और वहां पे जब ऑपोजिशन को सरकार को क्रिटिसाइज करना होता है, व्हेन ऑपोजिशन टेंड्स टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, तो एक लाइन पक्का बोलती है कि सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है, या फिर हिटलर की तरह काम कर रही है ना। तो इन चीजों से हमें एक बात पता चलती है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए, फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज वेरी शेमफुल कि अगर कोई उनको बोलता है कि आप हिटलर की तरह काम कर रहे हो। सो हिटलर इज अ वेरी नोटोरियस पर्सनैलिटी। देखो हिटलर के बारे में वैसे तो पूरा चैप्टर ही है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए he was a kind of person who believed in racial superiority. रेस का मतलब नस्ल, रेशियल सुपीरियरिटी। उसके अकॉर्डिंग एक इंसान जिसकी नीली आंखें हैं, ब्लॉन्ड हेयर, गोरा रंग, ऊंचा कद, एक ऐसा इंसान ही डिजर्व्स टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। उसके अलावा अगर कोई है तो ही इज नॉट फिट टू लिव, और उसको मार देना भी उचित है। उसके अंदर ये नफरत कहां से आई, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन आज के टाइम में रेशियल सुपीरियरिटी का होना किसी के भी अंदर, ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज मानते हैं हम लोग, ठीक है। और जो रेशियल सुपीरियरिटी का उसके अंदर जो भाव था, ये इस हद तक था बिकॉज ही वॉज रूलर ऑफ जर्मनी। तो दूसरों से देखो नफरत पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, और इस हद तक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप उनके जान के दुश्मन बन जाओ। हिटलर ने 60 लाख ज्यूस को मरवा दिया था। टेन लाख पोलिश पीपल वर किल्ड। पोलिश मीन्स जो पोलैंड के होते हैं, द पीपल हु बिलोंग टू पोलैंड। टू लाख जिप्सीज। ये अफ्रीका के थोड़े से जो काले लोग अफ्रीका के होते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, आई विल टेल यू लेटर। जो अफ्रीका के लोग होते हैं थोड़े काले थोड़े छोटे, उन्हें कहते हैं जिप्सीज। हालांकि हर जगह मिलते हैं कुछ कुछ मात्रा में। 2 लाख जिप्सीज को मरवा दिया था, और 60 से 70 हजार, 60 to 70,000 जर्मन लोगों को ही मरवा दिया था जो उसकी अपनी रेस से बिलोंग नहीं करते थे, जो हिटलर के अकॉर्डिंग अलग रेस से थे। तो इवेंचुअली हुआ क्या, जब इस तरीके से सिस्टम चल रहा है, सो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक। अच्छा, उसके रीजंस तो बहुत सारे थे वर्ल्ड वॉर 2 के, लेकिन अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि इट वाज अ मेजर रीजन। तो वर्ल्ड वॉर 2 में देयर वर 2 टीम्स। टीम कहना सही रहेगा, 2 पार्टीज कह लो। वन वॉज एक्सिस, सेकंड एलाइज। एक्सिस में कौन कौन था? जर्मनी, जर्मनी मतलब हिटलर वाला जर्मनी। देन ऑस्ट्रिया हंगरी,
जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एलाइज में कौन कौन था? यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। ठीक है, ये थे एलाइज और ये थे एक्सिस। आपने सुना ही होगा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब ने ही वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म किया था, क्योंकि इनिशियली एक्सिस पावर जो थी वो बहुत मजबूती से लड़ रही थी। तो ये मजबूरी हो गई थी यूएसए की कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए और इवेंचुअली इस लड़ाई को खत्म किया जाए। लड़ाई खत्म हुई, जर्मनी हारा, एक्सिस पावर्स हारी। इसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, कहां पे? न्यूरमबर्ग में। इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जर्मनी के लिए सजा फिक्स की जाए। ठीक है, अब देखो, जैसा हमने हिटलर के बारे में देखा या जिस तरीके के काम उसने किए थे, उसके हिसाब से सजा बहुत बड़ी मिलनी चाहिए थी। और जो लोग हिटलर की साइड में थे वो इस बात का अंदेशा भी लगा रहे थे कि सजा बहुत बुरी ही होगी और बड़ी ही होगी। और इस अंदेशे में कईयों ने तो सुसाइड भी कर लिया। लेकिन सजा पता है क्या मिली आपको? द पनिशमेंट वॉज वेरी लेस। केवल और केवल 11 लोग, ओनली 11 पीपल वर सेंटेंस्ड टू डेथ। केवल 11 लोगों को मौत की सजा, और बाकी लोग किसी को उम्र कैद दे दी या किसी को इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी कम सजा क्यों दी गई? जब एलाइज देख रहे थे कि इतना बुरा व्यवहार रहा है जर्मनी का या एक्सिस पावर्स का अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स भी इतने किए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट पीस, तो इतनी कम सजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा चैप्टर के एंड में। हमने कई मूवीज देखी है ना हॉलीवुड की, जिसमें जो पहला सीन दिखाते हैं वो मूवी का एंड होता है। मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो पहले सीन में दिखा देंगे और फिर पूरी मूवी में ये दिखाएंगे कि मूवी यहां तक पहुंची कैसे। तो ये आपने क्लाइमैक्स का सीन सुना है। इसमें एक दो बातें और भी याद रखना कि जो हिटलर था या नाजीज थे, वो लोग मारते किस तरीके से थे? गैस चैम्बर्स में। उनके बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ब्रूटल मेथड्स थे, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है दैट इज गैस चैम्बर। और वो किस जगह पे? ऑशविट्स। ऑशविट्स एक जगह का नाम है इन जर्मनी, और इस जगह पे अलग अलग गैस चैम्बर्स बने हुए थे जहां पे लोगों को एक साथ बंद करके और पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करके उन सबको मार दिया जाता था। लोग आज भी जाते हैं इस जगह पे देखने के लिए कि किस तरह की क्रूरता, किस लेवल की क्रूरता की गई होगी। तो हमारे सामने सवाल है कि एलाइज पावर ने इतनी कम सजा क्यों दी? तो देखो, इसका शॉर्ट में तो जवाब ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी जर्मनी हारा था, एक्सिस पावर हारी थी और एलाइज जीते थे। लेकिन उसके बाद जो सजा दी गई या जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन हुई एक्सिस पावर और एलाइज पावर के बीच में, वो ट्रीटी बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी फॉर जर्मन्स। और उस ट्रीटी की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जर्मनी की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पॉलिटी, और समय के साथ उनके अंदर
दूसरे लोगों के लिए नफरत बढ़ती गई और रेशियल सुपीरियरिटी का भाव बढ़ता चला गया। तो बहुत ही शॉर्ट में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में हुआ क्या था, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ब्रीफ में आपके बुक में दिया हुआ है। देखो, एक्सिस पावर में कौन था? जर्मनी। जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी और उनके साथ में इटली, उसके साथ में ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर आप कह सकते हो आज का टर्की, और वो बहुत बड़े एरिया में उस टाइम ओटोमन एम्पायर फैला हुआ था। और एलाइज में कौन थे? यूके, फ्रांस, यूएसए, उस समय का यूएसएसआर, जापान भी एलाइज में था इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है। उस टाइम पे इंडिया किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की। इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के लोगों ने इंडिया से कहा कि हम आपके बारे में, हम आपके लिए सुधार करेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, तो आप भी हमको वर्ल्ड वॉर वन में हेल्प करो। और गांधी जी ने खुद कैंपेन किया था कि इंडियन शुड ज्वाइन इंग्लिश आर्मी इन वर्ल्ड वॉर वन। तो इंडिया से लोग गए इंग्लैंड की तरफ, प्लस इंग्लैंड ने इटली से कहा कि आप अपनी साइड चेंज करके हमारे पास आ जाओ, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद, लड़ाई के बाद, हम आपको बहुत सारी जमीन देंगे। तो इटली भी साइड चेंज करके एलाइज में आ गया। प्लस जो मुस्लिम्स हैं उनको यह वादा किया गया कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद हम ओटोमन एम्पायर को तोड़ेंगे नहीं। तो फिर यहां से भी इनको कुछ सपोर्ट मिला। प्लस सबसे बड़ी जो गलती जर्मनी ने की, इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में भी वही गलती की थी जो इन्होंने टू में की। वर्ल्ड वॉर टू में इन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, अमेरिका को छेड़ दिया था, और इवेंचुअली सब एकदम से तख्ता पलट हो गया। वर्ल्ड वॉर वन में भी इन्होंने यही गलती की थी, इन्होंने यूएसए के एक शिप को डुबा दिया था। और जब आप किसी भी देश के सिविलियंस को मारोगे तो उस देश की मजबूरी हो जाती है लड़ाई में उतरना। अगर आप आर्मी के लोगों को मार रहे हो तो फिर भी जस्टिफाइड है, लेकिन अगर सिविलियंस को मार रहे हो तो इट बिकम्स कंपल्सिव फॉर दैट नेशन टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। फिर जैसे ही अमेरिका लड़ाई में आया, इवेंचुअली एक्सिस पावर हारी, एलाइज जीते। और देखो, जब भी कोई लड़ाई बंद होती है ना, जब भी लड़ाई खत्म होती है तो उसके बाद एक ट्रीटी जरूर होती है। अब देखो, दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, सपोज ए और बी में लड़ाई है, ठीक है, और लड़ाई बराबर की है, वो उसको पीट रहा है, वो उसको पीट रहा है, लड़ाई बिल्कुल बराबर की है। तो ट्रीटी जब उनके बीच में होगी, जिसको कहते हैं पीस ट्रीटी, तो वो इक्वल टर्म्स पे होगी। वो कहेगा ठीक है, आप हम पे अटैक मत करो, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, आप हमको मत मारो, हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमारी टेरिटरीज वापस कर दो जो आपने ली है, हम आपकी टेरिटरीज वापस कर देंगे, और आगे से हम शांति से रहेंगे। इस तरीके की ट्रीटी होगी। तो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल ट्रीटी है ना, इसमें दोनों की कोई इंसल्ट तो हो नहीं रही। लेकिन अगर एक जना हारा हो, एक देश या एक ग्रुप हारा हो और दूसरा जीता हो, तो किस तरह की ट्रीटी होगी? तो ट्रीटी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह के होंगे जो हारने वाले के खिलाफ जाएंगे। द टर्म्स एंड कंडीशन इन द ट्रीटी विल बी अगेंस्ट द लूजिंग साइड। ये नॉर्मल सी बात है। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, भारत जीता, और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण। इतना बड़ा समर्पण किया कि मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने लोगों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया हो। उस टाइम हमारे पास अच्छा मौका था कि हम अपनी बातें उनसे मनवा सकते थे, हम पीओके वापस ले सकते थे, और भी कोई इंपॉर्टेंट जगह उनसे ले सकते थे। तो इसलिए नॉर्मली ये बात कही जाती है कि 1971 का युद्ध भारत मैदान में तो जीता, लेकिन बातचीत की टेबल पे हार गया। मतलब वहां पे हमने उनसे वो चीज डिमांड ही नहीं की जो कर लेनी चाहिए थी।
लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर वन में एक्सिस और एलाइज के बीच में एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? फ्रांस, जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें वर्साइल, हाँ कासल, एक कासल का नाम था वर्साइल। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, एक्सिस और एलाइज पावर के बीच में। और वो ट्रीटी दैट वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर द जर्मन साइड। उसमें क्या था? सबसे पहले तो वॉर गिल्ट, जो युद्ध हुआ उसका गिल्ट जर्मनी के ऊपर डाला गया कि ये लड़ाई आपकी वजह से हुई है। तो वॉर गिल्ट ऑन जर्मनी। जब वॉर गिल्ट आपके ऊपर आता है तो नेशनल ह्यूमिलिएशन भी होती है। नेशनल, फिर एलाइज ने कहा कि देखो आपकी वजह से लड़ाई हुई है, तो लड़ाई में जो हमारा खर्चा हुआ, जो हमारे लोग मरे, उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। वो कंपनसेशन कितना मांगा गया? 6 बिलियन। 6 बिलियन कंपनसेशन, जो कि बहुत ज्यादा है। 75% ऑफ आयरन रिच एरिया जर्मनी से ले लिया गया। 26% ऑफ कोल रिच एरिया इनसे ले लिया गया। इनके जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन पे कब्जा कर लिया गया, प्लस इनको डीमिलिटराइज कर दिया गया। डीमिलिटराइज का मतलब कि अपनी आर्मी कम करो, अपने हथियार कम करो, क्योंकि देवर वो इंश्योर कर रहे थे कि आगे से जर्मनी इतना ताकतवर ना हो जाए कि फिर से लड़ाई करे। ठीक है, सो दीज वर द पॉइंट्स इन ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो इसके क्या सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट्स हुए, आगे कैसे स्टोरी आगे बढ़ी, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।